तो आज से जो है हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंस। न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के आधार पे हम पढ़ेंगे इसको, तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी जानने की ज़रूरत है। एक होता है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या हुआ? जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं और सामने एक टावर है, या सामने चलो बिल्डिंग है, ऊंचा बिल्डिंग है, तो हम ऊपर वाला खिड़की देख रहे हैं, है ना। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का जो खिड़की है उसको देख रहे हैं। तो हम ऐसे सर उठा कर देखेंगे, क्योंकि हम अपने आई साइट से ऊपर देख रहे हैं, तो हमारे आँख से उस खिड़की तक जो लाइन जाएगी उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। मान लेते हैं कि हमारा आई यहाँ पर, हमारा आई जो है यहाँ पर है, ठीक है, और सामने ये बिल्डिंग है और उसका ये विंडो यहाँ पर है। हम देख रहे हैं विंडो को, सामने वाले बिल्डिंग के विंडो को देख रहे हैं। हमारा आई है यहाँ पर आँख, और सामने वाला बिल्डिंग का ऊपर वाला का विंडो देख रहे हैं। तो विंडो है वहाँ पर, तो हम कैसे देख रहे हैं? हम ऐसे करके देख रहे हैं, ये लाइन से देख रहे हैं ना। तो ये हुआ हमारा लाइन ऑफ साइट, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब है कि हम जो है छत पर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं। छत पे चढ़ गए हैं और फिर नीचे का किसी चीज़ को देख रहे हैं, मुंडी झुकाएंगे, सर को नीचे झुकाएंगे तभी ना देखेंगे, है कि नहीं? तो उसमें लाइन ऑफ साइट क्या होगा? मान लो कि हम ये हमारा आई है, हम छत पर बैठे हुए हैं, छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं, छत पर खड़े होकर के नीचे देख रहे हैं। तो हमारा आँख है यहाँ पर और नीचे कोई चीज़ रखा हुआ है, उसको देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि नीचे रखा हुआ है, कुछ भी है, मान लो नीचे चेयर रखा हुआ है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। नीचे चेयर रखा हुआ है आंगन में, छत से हम आंगन में देख रहे हैं चेयर कहाँ रखा हुआ है। तो हमारा आँख यहाँ है और जिस चीज़ को देख रहे हैं वो नीचे है। तो कैसे गया? ऐसे गया हमारा, हम ऐसे देख रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, लाइन ऑफ साइट समझ गए। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हुआ ऊपर की तरफ देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या हो गया? ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, तो वो हुआ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जैसे सूर्य को देखेंगे, सनलाइट को, चंद्रमा को देखेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालेंगे? हमारा जहाँ आँख रहेगा उस जगह एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, अर्थ के पैरेलल लाइन बनाएंगे। जहाँ हमारा आँख है, जिस पॉइंट पर है ना, जिस पॉइंट पर हमारा आँख है, जहाँ से हम देख रहे हैं, उस पॉइंट पर एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, और लाइन ऑफ साइट के साथ जो वो एंगल बनाएगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये आई है, यहाँ पर ये आई है, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, जहाँ पर आँख है, जिस पॉइंट पर आँख है उसी पॉइंट पर हॉरिजेंटल लाइन तैयार करेंगे। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्या हुआ? अर्थ के सरफेस के पैरेलल, अर्थ के सरफेस के पैरेलल लाइन तैयार करेंगे, है ना। अर्थ ये है, इसके पैरेलल हम यहाँ लाइन तैयार करेंगे। ये आँख यहाँ है, तो यहाँ इस आँख के सामने ऐसे लाइन तैयार करेंगे। ठीक है, लाइन तैयार करेंगे पैरेलल ऐसे।
ठीक है ना। किसके पैरेलल? अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो है हम एक लाइन खींचेंगे जिसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। तो हम हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल लाइन। अब जो ये हॉरिजेंटल लाइन है और लाइन ऑफ साइट है, उस दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो एंगल बना ना, ये जो एंगल बना लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि हम अपने आँख से ऊपर वाला चीज़ देखेंगे। अपने आँख का जो ये आँख मेरा यहाँ है और हम देख रहे हैं वहाँ पर, जैसे हम इस रूम में हैं, यहाँ पर पंखे लटके हुए हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं पंखा को, फैन को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने आई साइट से ऊपर देख रहे हैं, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अपने आई साइट से ऊपर देख रहे हैं तो ये यहाँ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब जैसे हम नीचे देख रहे हैं, अभी वहाँ नीचे देखो चौक गिरा हुआ है, नीचे चौक गिरा हुआ है, हम उस चौक को देख रहे हैं। हमारे आई साइट से नीचे है, हमारा आई साइट ये है और उससे नीचे ये चौक गिरा हुआ है, हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आई साइट हमारा यहाँ है और चौक नीचे गिरा हुआ, हम उसको देख रहे हैं। तो यही जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जब हम अपने आई साइट से ऊपर के चीज़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। हम जब अपने आँख के आई साइट से नीचे के चीज़ों को देखते हैं तब वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों ही केस में एक हॉरिजेंटल लाइन खींचना है आई के, जिस पॉइंट पर हमारा आँख है उस पॉइंट पर हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे अर्थ सरफेस के पैरेलल, उसको हम हॉरिजेंटल। तो जैसे हम सेकंड केस में यहाँ आई है, हम नीचे का चीज़ को देख रहे हैं, आंगन में रखा हुआ चेयर हम छत पर हैं, तो आँख हमारा यहाँ है, तो अर्थ के सरफेस हम एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे। ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया। ये हुआ हमारा लाइन ऑफ साइट। तब ये हॉरिजेंटल लाइन खींच दिए, तब इसके बीच में क्या है, एंगल बनेगा। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अपने आई साइड से हम नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, अपने आई साइड से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। जहां आई साइट है जिस पॉइंट पर, वहां पर एक हॉरिजेंटल लाइन होगा। ठीक है, और जहां पर है उसको हम जोड़ देंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट अगर ऐसे गया ऊपर के तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, अगर लाइन ऑफ साइट ऐसे गया नीचे के तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो आई साइट से देखना है कि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। अगर आई साइट से ऊपर जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, आई साइट से नीचे जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है ना। तो हमको ये जो देखना है लाइन ऑफ साइट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये तीन टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस बनाना आसान होगा। हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में ध्यान रखना है कि हमारा ड्राइंग परफेक्ट होना चाहिए। अगर ड्राइंग परफेक्ट हो गया तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ड्राइंग नहीं बना तो हम क्वेश्चन किसी भी कीमत पर हाइट डिस्टेंस का सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए परफेक्शन इन ड्राइंग होना चाहिए, है ना। ड्राइंग कितने अच्छे से हम बना सकते हैं, है ना। ड्राइंग अच्छे से बनाने का मतलब है कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार ड्राइंग बनाना है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमारा ड्राइंग होना चाहिए, इसको परफेक्शन कहते हैं। तो हमारा ड्राइंग परफेक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। व्हाट द information is given in the question, accordingly you have to draw a drawing and that drawing should be perfect, then only you will be able to solve this height and distance. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं।
हाइट एंड डिस्टेंस में कह रहा है कि एक टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली, टावर है, टेलीफोन टावर देखते हैं, मोबाइल का टावर ऐसे सीधा खड़ा रहता है ना, उसको टावर बोलते हैं। तो टावर का टॉप होता है, एक बॉटम होता है। ये ज़मीन पे खड़ा रहता है तो ये बॉटम हो गया, और ये टॉप हो गया टावर का। टावर का ये टॉप हो गया, जहाँ रेड रेड बल्ब सब लगा रहता है सबसे ऊपर में, है ना, एरोप्लेन सब उसको पता चले कि हाँ टावर यहाँ खड़ा। और ये जहाँ ज़मीन में टावर सटा हुआ रहता है वो उसका बॉटम हो गया। तो कहता है वर्टिकली खड़ा है टावर, टावर टेढ़ा नहीं है, वर्टिकली सीधा ऐसे खड़ा, वर्टिकली सीधा ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले टावर बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये टावर है, मान लेते हैं कि ये टावर है, टावर का ये टॉप है ना, टावर का ये टॉप है, ये टावर बना दिया। और ये ज़मीन है, ये जो है ज़मीन है, यानी अर्थ, ज़मीन पर खड़ा है, अर्थ है ये, अर्थ के ऊपर ये खड़ा है टावर। ठीक है, कहता है कि हाँ ठीक है, वर्टिकली ग्राउंड के ऊपर खड़ा, वही ग्राउंड के बदले अर्थ लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम ग्राउंड लिख सकते हो। तो ग्राउंड के ऊपर ये टावर खड़ा हो गया। ठीक है, बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर ही एक पॉइंट है, विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो ये फुट ना हो गया, ये आर्क सरफेस है तो ये फुट हो गया ना। ठीक है, चलो फुट हो गया, ये पार्ट फुट हो गया और ये पार्ट टॉप हो गया, है ना। बोलता है कि 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पर, टावर के फुट से 20 मीटर के दूरी पर एक पॉइंट है। तो इससे 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट यहाँ है ना, मान लेते हैं ये वाला है, ये 20 मीटर हो गया। फुट से, ये फुट है, फुट से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। फुट से, ये जो टावर का फुट मतलब पैर नीचे, जैसे हम लोग का पैर है, टावर का पैर है, पैर कहाँ रहता है, ज़मीन में सटा हुआ रहता है, ज़मीन में सटा हुआ जो है पैर सटा हुआ रहता है, इसलिए टावर का जो हिस्सा ज़मीन में सटा हुआ उसको फुट कहा गया। तो बोलता है वो जो फुट है ना, उससे 20 मीटर की दूरी पर, है ना, विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। ठीक है, यहां से हम इस टॉप को देख रहे हैं। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। बोलता है कि फुट से जो 20 मीटर की दूरी पर पॉइंट है, फुट से 20 मीटर की दूरी पर जो पॉइंट है, उस पॉइंट से हम टॉप को देख रहे हैं। यहां पर आंख रखें, यहाँ पर आंख रखें, यहाँ पर, यहाँ से देख रहे हैं, यही है आंख, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। यहाँ पर आंख रख के ऐसे देख रहे हैं, है ना, यानी जमीन पे आंख रख देंगे और वहाँ से ऊपर देखेंगे, मतलब समझ गया ना, खड़ा होकर हम नहीं देख रहे हैं, हमारा आंख ही है उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यानी हमको मुंडी नीचे ज़मीन में सटाना होगा, वहाँ आंख ले जाना होगा, फिर ऐसे देखेंगे, मुंडी ऐसे उठा के उसी ज़मीन में सटाए हुए आंख को ऊपर की तरफ देखेंगे, कहाँ, इसको टॉप को देखेंगे। तो यहाँ से हम इस टॉप को देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, अपने आई साइड से ऊपर का चीज़ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये लाइन ऑफ साइट होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम मिला दिए, यही ना हुआ लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस दोनों के बीच में ये एंगल बना, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, यहाँ से कितना है, 60 डिग्री। टॉप को देखने के लिए कितने डिग्री से आँख को ऊपर उठाना पड़ता है, कितने डिग्री से आँख को ऊपर उठाना पड़ता है ना, उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ, 60 डिग्री, इसलिए ये हो गया। ठीक है, 60 डिग्री हुआ, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये टावर है, यही ना टावर है,
तो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर को हम मान लेते हैं h है, ठीक है। अब ये बन गया, जब ये बन गया तो हम इसका नाम भी कुछ दे देते हैं, ठीक है। टावर का ये हो गया, तो ये जो है ए, बी दे दिए टावर का, और ये पॉइंट को सी दे दिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बन गया कि नहीं। तो हमको क्या 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 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है ये बेस हो गया, और ये हाइट हो गया। हमको निकालना है, ये दिया हुआ है ये दोनों, अब निकालना है ये। तो अगर हम कंबाइन करते हैं, कौन कौन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये निकालना, जो निकालना है उसके साथ कंबाइन करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये इस एंगल के सामने है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। सामने वाला जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, और बगल वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो बगल वाला साइड है, दिया हुआ है वैल्यू हमारे पास, और ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लागू होगा भाई, सोचना होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन है, तीनों में से कौन लागू होगा, टेन थीटा लग जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये बेस डिस्टेंस है, दोनों दिया हुआ है, एंगल यहाँ पर है। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये बेसिक डिस्टेंस, तो कौन सा फॉर्मूला सेट करेगा यहाँ पर, टेन थीटा। कौन सा फॉर्मूला सेट करेगा, टेन थीटा, क्योंकि सामने है ना, सामने है ना, और ये बगल में है ना, तो बगल बेस हो गया, सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला सेट करेगा। टेन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही तीन में से कोई एक सेट करेगा, बस इसी तीन में से कोई एक सेट कर देगा, और किसी को नहीं सोचना, ये तीन का ही सेटिंग होगा। तो यहाँ पर टेन थीटा सेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाए थे, वो सारा फॉर्मूला याद कर लेना है, तभी बनेगा। तो थीटा की जगह यहाँ क्या है, 60 है। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, 60 है, तो 60 लिख दिया। पी के जगह यहाँ क्या है, ए बी, ठीक है, पी के जगह क्या है, ए बी, और इधर क्या है, बी सी, है ना। बी के जगह क्या है, बी सी के जगह क्या है, ए बी, ठीक है। अब 1060 का वैल्यू पुट कर देंगे और ए बी और बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बन जाएगा तुरंत। तो अब हमको जो है इसका सबका वैल्यू पुट कर देना है। 1060 का वैल्यू कितना है भाई, √3 होता है। 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, हम सबको मालूम है। ए बी क्या क्या मान लिए हैं, ए बी को, हाइट ऑफ द टावर को क्या माने, h मान लिए, यहाँ हम h लिख दिए। और ये बी सी का वैल्यू कितना भाई, 20 मीटर। तो अब क्या होगा, h इक्वल टू 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू 20, तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, 1.732। ये जो √3 है, ये √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू 20, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.732 याद रखना है, √3 कहीं भी नजर आए उसका वैल्यू इतना पुट कर देना है। तो √3 का वैल्यू हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 64 एक 0, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, अब 1 2 3 के बाद जो है डेसिमल देंगे,
1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा, यानी क्या हो गया 34.64 मीटर हो गया आंसर। ये हो गया हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर का जो हाइट है वो 34.64 है, 34.64 मीटर है इसका हाइट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व किया, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो हाइट निकल गया। तो इस तरह से ड्राइंग अगर हमारा परफेक्ट है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों का याद है, ठीक है ना, तो बहुत आसानी से ये जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देना है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।